गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस, द विरहानका फिबोनाची नंबर्स। विरहानका नंबर्स के बारे में आपने जो क्लास 6 की नई बुक आई है उसमें भी छोटा सा जिक्र इसका पढ़ा होगा कि ये जो फिबोनाची एक सीरीज़ आई थी विरहानका नंबर्स के, आगे उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना था। मीन्स आगे 2 या 3 नंबर्स फाइंड आउट करने थे। अब यहाँ पे द सीक्वेंस 1 2 3 5 8 टू 34 और आगे एक्सटेंड होती जाएगी। ये है आपके पास विरहानका फिबोनाची नंबर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंसेस इन ऑल ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो सीक्वेंस है ये मैथ्स में सबसे पॉपुलर जो सीक्वेंसेस हैं उनमें से एक है। इट अकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स हर ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनमें हर जगह पाई जाती है। इवन दो दीज नंबर्स आर फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन साइंस, हालांकि हम इन नंबर्स का साइंस में ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट दीज नंबर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली पोइट्री में। The Virhanka Fibonacci numbers thus provide a beautiful illustration of the close link between art, science and mathematics. इसी प्रकार ये जो फेबोनाची या फिर विरहानका फेबोनाची ये जो नंबर्स हैं ये आर्ट, साइंस और मैथ्स के बीच में एक क्लोज और एक सुंदर लिंक का एग्जाम्पल है। डिस्कवरी ऑफ द विरहानका नंबर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई विरहानका नंबर्स की। The Virhanka numbers first came up thousands of years ago in the work of Sanskrit and Prakrit linguistics in their study of poetry. ये जो विरहानका नंबर्स हैं इनको ये फर्स्ट कब देखने को मिले थे? हजारों साल पहले, जब संस्कृत और प्राकृतिक लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाविद, जिनको भाषा की बहुत अच्छी जानकारी होती है, वो जब ये पोइट्री की स्टडी करते थे उस टाइम पे। इन द पोइट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ईच सिलेबल इज क्लासिफाइड एज आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ पे प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इन सभी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं इनकी जो पोइट्री है उसमें जो हर सिलेबल है वो या तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट के फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है। या तो लॉन्ग बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे। अ लॉन्ग सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन अ शॉर्ट सिलेबल। जो लॉन्ग सिलेबल होता है उसका प्रोनाउंसिएशन टाइम ज़्यादा होता है बजाय कि शॉर्ट सिलेबल के। इनफैक्ट फॉर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग। इनफैक्ट कहते हैं कि जो शॉर्ट सिलेबल होता है उससे दोगुना टाइम दिया जाता है लॉन्ग सिलेबल को। व्हेन सिंगिंग सच अ पोएम, ए शॉर्ट सिलेबल लास्ट 1 बीट ऑफ टाइम एंड द लॉन्ग सिलेबल लास्ट 2 बीट्स ऑफ टाइम। जब यहाँ पे एक पोएम गाई जाती है, सिंग की जाती है, तो जो शॉर्ट सिलेबल होता है वो 1 बीट ऑफ टाइम तक गाया जाता है और जो लॉन्ग सिलेबल होता है वो 2 बीट्स ऑफ टाइम तक गाया जाता है। दिस लीड्स टू न्यूमरस मैथमेटिकल क्वेश्चंस which the ancient poets in these languages considered extensively. इससे कई मैथमेटिकल क्वेश्चंस उठते हैं जिन पर ये जो लिंग्विस्टिक्स थे इन्होंने, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस थी इनके जो पोइट्स थे उन्होंने इस पर एक्सटेंसिवली विचार किया। अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल डिस्कवरीज were made in the process of asking and answering these questions about poetry. मीन्स जो पोएम थी उसके बारे में क्वेश्चंस को पूछना और उनका आंसर देना, इसके दौरान, या फिर कह सकते हैं कि पोइट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछना और जो आंसर देना, ये जो प्रोसेस हुआ इसके दौरान कई मैथमेटिकल या फिर कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई। वन ऑफ दीज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाज द फॉलोइंग। इनमें से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था। हाउ मैनी रिदम्स आर देयर विद 8 बीट्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सिलेबल्स 1 बीट एंड लॉन्ग सिलेबल्स 2 बीट्स।
ये कहते हैं कितनी रिदम्स यहाँ पे थी 8 बीट्स में। अगर यहाँ पे कंसिस्ट किया जाए कि शॉर्ट सिलेबल में 1 बीट है और लॉन्ग सिलेबल में 2 बीट्स हैं, दैट इज़ इन हाउ मैनी वेज वन कैन फिल 8 बीट्स। या फिर कह सकते हैं कि कितने तरीके से कोई 8 बीट्स को फिल कर सकता है विद शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल्स, वेयर अ शॉर्ट सिलेबल टेक्स 1 बीट एंड लॉन्ग सिलेबल टेक्स 2 बीट्स ऑफ टाइम। आपको बताया गया है कि 8 बीट्स आपको दे रखी है और इन 8 बीट्स को आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, जबकि आपको ये बताया जाए कि जो शॉर्ट सिलेबल है उसका 1 बीट का टाइम है और जो लॉन्ग सिलेबल है उसका 2 बीट का टाइम है। हेयर आर सम पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे देखो, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया 2, तो 2 2 2 2 कितना हो गया मिलके 8 हो गया। अगर सारी शॉर्ट सिलेबल का यूज़ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे 1 ले लिया शॉर्ट, फिर 2 लॉन्ग ले लिया, ये भी 2, यहाँ पे 1 शॉर्ट, यहाँ पे 2, तो टोटल मिला के हो गया 8। इसी तरीके से आपको कैन यू फाइंड अदर्स, क्या आप दूसरी जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेज्ड मोर मैथमेटिकली इन हाउ मैनी यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे, मीन्स 2 + 2 इस तरीके से यूज़ करके, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन राइट अ नंबर 8 एज सम ऑफ 1s and 2s। 1 और 2 का यूज़ करके कोई 8 नंबर को कितनी तरीके से लिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है कि 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। डू यू सी एनी अदर वेज, क्या आपको और भी कोई तरीके पता है यहाँ पे। हेयर आर ऑल द वेज ऑफ राइटिंग ईच ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 एज सम ऑफ 1s 2s। यहाँ पे 1 2 3 4 को लिख के दिखाया गया है कि 1 और 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा ओनली 2 लिख सकते हैं, तो 2 तरीके हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, उसके बाद में 1 + 2 या फिर 2 + 1, 3 तरीके हो गए। नेक्स्ट आप देखोगे 4 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 ऐसे लिखा, इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों की जगह 2 यूज़ कर दिया, फिर इस 2 को बीच में ले आए, फिर इस 2 को स्टार्टिंग में ले आए और फिर लास्ट में कर दिया 2 + 2 4। तो ये 5 तरीके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई राइटिंग द नंबर 5 एज अ सम ऑफ 1s 2s इन ऑल पॉसिबल वेज इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, नंबर 5 को भी जितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है अपनी नोटबुक में लिखना है। हाउ मैनी वेज डिड यू फाइंड, कितने तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यू शुड फाइंड 8 डिफरेंट वेज, आप यहाँ पे 8 डिफरेंट वेज से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू फिगर आउट द आंसर विदाउट लिस्टिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज़, क्या आप इसका आंसर बिना लिखे हुए सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू ट्राई इट फॉर n = 8, क्या आप इसको n = 8 तक फाइंड आउट कर सकते हैं। Here is a systematic way to write down all rhythms of short and long syllables having 5 beats। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीका है लिखने का शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स को 5 बीट्स जिसमें है, उसका एक एग्जांपल दिया गया है आपको। राइट 1 + इन फ्रंट ऑफ ऑल रिदम्स हैविंग 4 बीट्स। जो 4 बीट्स हैं सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 लिखेंगे, देन अ 2 इन फ्रंट ऑफ ऑल रिदम्स हैविंग 3 बीट्स। जिनमें 3 बीट्स हैं उसमें क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। दिस गिव्स अस ऑल द रिदम्स हैविंग 5 बीट्स। तो ये हमारे पास जो भी 5 बीट्स होंगी उनकी सभी की रिदम हमारे पास आ जाएगी। मतलब पहले आपको 1 1 1 यूज़ करना है, उसके बाद में 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, यहाँ पे n = 5 के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे अब इन दोनों का यूज़ करके क्या कर दिया 2 1 1 1 + 2, फिर इस 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, फिर आगे लेके आएंगे, इतना हो गया, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, ये इसका यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद में क्या करेंगे कि एक और 2 ले आएंगे, इसका यूज़ करके एक और 2 कर दिया 1 + 2 + 2, उसके बाद में इस 1 को बीच में ले आएंगे, फिर इस 1 को लास्ट में ले आएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 8 रिदम्स बन गई। या फिर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे
किस तरीके से लिख सकते हो आप n इज इक्वल टू 5 के लिए। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए ये हो गया आपके पास, सबसे फर्स्ट हो गया 1 + 1 + 1 1 1 हो गया। अब 1 1 एक बार यूज़ हो गया, अब दोबारा से तो 1 1 लिख नहीं सकते, सॉरी। अब 1 + 1 + 1 और 2 कब यूज़ करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे तभी तो 2 बनेगा, +2। अब इस 2 की पोजीशन को चेंज कर देंगे, 1 + 1। अब पोजीशन को यहाँ पे ले आएंगे और 1 को यहाँ ले लेंगे, फिर से इस 2 की पोजीशन को चेंज कर देंगे। एक पोजीशन फिल पहले हो चुकी, दूसरी यहाँ पे ये हो गई हमारे पास तीसरी इसकी पोजीशन। अब इसकी ये हो गई 4th पोजीशन। ठीक है, सारी पोजीशन फिल कर ली इसने। यहाँ से कॉर्नर पे डायगनली देखो सब पोजीशन फिल हो गई। अब यहाँ पे हम एक और 2 बना सकते हैं 1 + 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के मैंने कर दिया 2 + 2 + 1, इतना हो गया। अब इस 1 की पोजीशन को चेंज कर लो, क्योंकि जो एक होगा उसी की पोजीशन को चेंज कर लेंगे ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 + 1 + 2, फिर से 1 की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे 1 + 2 + 2। अब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास कितनी रिदम्स आ गई, 8 रिदम्स आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बाकी जो भी 8 का पूछा गया था वो भी मैं आपको करवा दूंगी। पहले देख लेते हैं कि आगे क्या है। द रीज़न दिस मेथड वर्क्स इज दैट एवरी 5 बीट रिदम मस्ट बिगिन विद आइदर 1 और 2। ये जो मेथड है ये जो रीज़न है कि ये मेथड वर्क कर रहा है, ये कैसे है कि सबसे पहले हमने या तो 1 का यूज़ किया या फिर 2 का, यहाँ पे देखो 1 1 का यूज़ किया या फिर 2 2 का यूज़ किया, इस तरीके से। इफ़ इट बिगिन्स विद 1 प्लस देन द रिमेनिंग नंबर्स मस्ट गिव अ 4 बीट रिदम। अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें तो लास्ट में ये क्या बच गई हमारे पास, 4 बीट्स बच गई, तो यहाँ पे 4 बीट की रिदम आएगी। एंड वी कैन राइट ऑल दोज डाउन, और हम इनको सभी को लिख सकते हैं। इफ़ इट बिगिन्स विद 2, अगर हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करें, ठीक है, सपोज 2 से स्टार्ट किया तो हमारे पास कितने बीट्स बच गई, 3 बीट्स बच गई, यहाँ पे 3 रिदम्स बच गई। एंड वी कैन राइट ऑल दोज डाउन, और इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 बीट रिदम इज़ द नंबर ऑफ 4 बीट रिदम प्लस द नंबर ऑफ 3 बीट रिदम्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 बीट रिदम जो हमारे पास 8 आई है उसको कैसे लिख सकते हैं, 4 बीट में कितनी रिदम है, 5 है, 3 बीट में कितनी रिदम है, 3 है। तो हम 5 बीट को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 + 3 कितनी, 8 रिदम्स। क्लियर, यहाँ पे 4 + 3 को ऐड कर दिया गया है, 4 + 3 की बीट्स को ऐड किया गया है, तो टोटल आ गई हमारे पास 8। इसी तरीके से हाउ मैनी 6 बीट रिदम्स आर देयर, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि 6 बीट में कितनी रिदम्स होती हैं, बाय द सेम रीजनिंग जो यहाँ पे लगाई गई है कि 5 बीट रिदम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 4 बीट रिदम प्लस 3 बीट रिदम। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 5 बीट जो रिदम है उसमें 5 बीट्स हैं उसमें 8 रिदम्स हैं। ठीक है, तो 8 रिदम्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 में कितनी रिदम्स थी, 5, और 3 में कितनी रिदम्स थी, 3, 5 + 3 मिलके कितना हो गया, 8। तो इनको 2 नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से 6 बीट रिदम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इट विल बी द 5 बीट रिदम प्लस द 4 बीट रिदम। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 बीट रिदम प्लस 4 बीट रिदम। 5 में कितने रिदम्स हैं, 8 है, और 4 में कितनी रिदम्स हैं, 5 है, तो टोटल ऐड होके कितनी हो गई, 13 वेज। मतलब यहाँ पे जो 6 बीट है उसमें कितनी रिदम्स होंगी, 13 रिदम्स होंगी। ठीक है, समझ आया। या फिर यहाँ से इससे देखो आप, अगर मैं पूछूँ आपसे डायरेक्ट कि 4 में कितने रिदम्स हैं, तो 4 में कितने रिदम्स हैं, 3 + 2। 4 में रिदम्स होंगी 3 बीट्स प्लस 2 बीट्स, और 3 बीट्स में कितने नंबर ऑफ वेज हैं या फिर कितने रिदम्स हैं, 3 है। 2 में कितने रिदम्स हैं, 2 है। टोटल मिला के कितना हो गया, 5। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नंबर 4 में कितने रिदम्स आ गई, 5 रिदम्स आ गई। इसी तरीके से पूछा जाए
कि 3 में कितने रिदम्स होती हैं, तो 2 + 1 पीछे वाली जो होंगी उनको ऐड करके, उनकी रिदम्स को ऐड करके हम नेक्स्ट वाले की रिदम को बता सकते हैं। ठीक है, यही फिबोनाची नंबर्स होंगे। क्लियर? ये जो बीट्स हैं आई हैं वही जो रिदम्स आई हैं बीट्स की, वही फिबोनाची नंबर्स हैं आपके पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे आगे। यूज़ द सिस्टमैटिक मेथड टू राइट डाउन all 6 beats rhythms, that is, write 6 as the sum of 1s 2s in all possible ways. Did you get 13 ways? यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमने 5 को यहाँ पे देखा, इसी तरीके से आपको 6 बीट रिदम को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है 1s और 2s की पॉसिबल वेज में। ठीक है, क्या आपको 13 वेज मिलते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 6 के लिए। 6 के लिए देखेंगे 1 + 1 + 1 फिर 1, ये हो गया 4 5 6। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिला के 2 बना देती हूँ, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 2। अब मैं इस 2 की पोजीशन को चेंज करूँगी, 1 + 1 + 1 + 2 + 1। फिर से 2 की पोजीशन को चेंज करेंगे, 1 + 1 + 2 + 1 + 1। इसके बाद फिर से 2 की पोजीशन को चेंज करेंगे, 1 + 2 + 1 + 1 + 1। फिर से 2 की पोजीशन को चेंज करेंगे, 2 + 1 + 1 + 1 + 1। इतना हो गया, 2 की सारी पोजीशंस फिल हो गई। अब नेक्स्ट में हम इन दोनों को मिला के एक 2 और बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2 और बच गया कितना, +1 + 1। अब हम यहाँ पे पोजीशंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, कितने तरीके से पोजीशन को चेंज कर सकते हो आप, 2 + 1 + 2 + 1। एक तो ये हो गया कि पहले 2 की पोजीशन को, इस 2 की पोजीशन को चेंज कर लो। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 2 + 1 + 1 + 2, ये हो गया। या फिर आप लिख सकते हो 1 + 2 + 1 + 2, या फिर आप कैसे लिख सकते हो 1 + 1 + 2 + 2। नेक्स्ट हो गया कि हम इन दोनों 2 को एक साथ ले लें बीच में। ये बचा हुआ था हमारे पास, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो दोनों 1 1 ये 2 बचे हैं, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, तो हो गए ना हमारे पास टोटल 13 वेज। ठीक है, तो जो हमने किया वो ठीक है, जो नंबर ऑफ बीट, जो रिदम्स हमने निकाली वो बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास this beautiful method for counting all the rhythms for short syllable and the long syllables having any given number of beats was first given by great Prakrit scholar Virhanka around the year 700 CE। ये जो ब्यूटीफुल मेथड है सभी रिदम्स को काउंट करने का, चाहे वो शॉर्ट सिलेबल हो या लॉन्ग सिलेबल हो, उसमें कितनी नंबर ऑफ बीट्स हैं, ये सबसे पहले दिया प्राकृत स्कॉलर थे जिनका नाम था विरहानका। प्राकृत एक भाषा है, ठीक है, उसके स्कॉलर विरहानका जी ने दिया अराउंड 700 CE। ही गेव हिज मेथड इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत पोएम। उन्होंने इस मेथड को प्राकृत पोएम के फॉर्म में दिया। फॉर दिस रीजन द सीक्वेंस इज नोन एज विरहानका सीक्वेंस। इसी कारण से ये जो सीक्वेंस दी गई है इसको विरहानका सीक्वेंस बोला गया है। द नंबर्स इन द सीक्वेंस आर नोन एज विरहानका नंबर्स, और ये जो नंबर्स इसमें यूज़ हुए हैं इनको बोलते हैं विरहानका नंबर्स। विरहानका वॉज द फर्स्ट नॉन पर्सन इन द हिस्ट्री टू एक्सप्लिसिटली कंसिडर दीज इम्पोर्टेंट नंबर्स एंड राइट डाउन द रूल फॉर देयर इंफॉर्मेशन। विरहानका जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इन इम्पोर्टेंट नंबर्स को कंसिडर किया और इनके इंफॉर्मेशन के जो रूल्स थे उन्हें लिखा। अदर स्कॉलर्स इन इंडिया ऑल्सो कंसिडर दीज नंबर्स इन द सेम पोइटिक कॉन्टेक्स्ट। बाकी जो अदर जो स्कॉलर्स थे इंडिया में, उन्होंने भी इन नंबर्स को अपने पोइट के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर किया।
विरहानका वॉज इंस्पायर्ड बाई अर्लियर वर्क ऑफ द लीजेंडरी संस्कृत स्कॉलर पिंगला। ये जो विरहानका थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? जो संस्कृत के स्कॉलर थे पिंगला उनसे, हु लिव्ड अराउंड 300 BCE, जो 300 BCE के अराउंड थे। आफ्टर विरहानका दीज नंबर्स वर ऑल्सो रिटन अबाउट बाई गोपाला। विरहानका के बाद में ये जो नंबर्स थे वो लिखे गए गोपाला के द्वारा एंड देन बाय हेमचंद्र, और उसके बाद में हेमचंद्र जी ने लिखे इनको। इन द वेस्ट दीज नंबर्स हैव बीन नोन एज फेबोनाची नंबर्स। पश्चिम में इन नंबर्स को फेबोनाची नंबर्स के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द इटालियन मैथमेटिशियन हु रोट अबाउट दैम इन द ईयर 1202 CE, अबाउट 500 ईयर्स आफ्टर विरहानका। उसके बाद जो इटालियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने लिखा इसको 1202 CE में, विरहानका के लगभग 500 ईयर्स के बाद। एज वी कैन सी फेबोनाची वॉज नॉट फर्स्ट नो सेकेंड नॉट इवन द थर्ड पर्सन टू राइट दीज नंबर्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फेबोनाची थे ना तो वो फर्स्ट थे, ना सेकंड थे, ना ही थर्ड थे इन नंबर्स को लिखने वाले। समटाइम्स द टर्म विरहानका फेबोनाची नंबर्स इज यूज्ड so that everyone understand what is being referred to. So how many rhythms or short and long syllables are there having 8 beats? तो आपको बताना है कि 8 beats में जो शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स होंगे उनमें कितनी रिदम्स होंगी। वी सिंपली टेक द 8th एलिमेंट ऑफ द विरहानका सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या ले सकते हैं, विरहानका सीक्वेंस का 8th नंबर ले सकते हैं, और इसमें 8 बीट्स में कितनी रिदम्स हैं, 34 रिदम्स हैं। ठीक है, 8 बीट के बारे में बता सकते हैं कि उसमें 34 रिदम्स है। इसी तरीके से हमसे पूछा गया था यहाँ पे ऊपर कि आपको फाइंड आउट करना है ये इस तरीके से कितनी बीट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखते तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि किस तरीके से जो सीक्वेंस है हमारे पास विरहानका सीक्वेंस, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी ये कैसे बनी है। ठीक है, तो ये जो 8th बीट है यहाँ पे 34 रिदम्स हैं, तो बता सकते हैं कि जो 8 बीट है उसमें 34 रिदम्स, और आप बनाएंगे 1 + 1 करके, वो आप अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, 34 रिदम्स आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है इसको मैं बता दूं कि कैसे बनाया गया है। 3, 5, 8, 13, 21 इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर कैसे बना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 3, फिर 2 + 3 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया, 3 + 5 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया, 5 + 8 को ऐड किया 13 आ गया, 8 + 13 ऐड किया 21। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो जब दो नंबर्स को प्रीवियस 2 नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55। 55 के बाद में सीक्वेंस के ये जो सीक्वेंस लिखी है यहाँ पे 55 के बाद में आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे 34 और 55 को ऐड कर देंगे, कितना आया 9, 8। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो आ गया है 89। तो लिख देंगे द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख देती हूँ द नेक्स्ट, आप ठीक से लिखेंगे इसको। ठीक है, सीधे 89 लिखने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55 इज इक्वल टू 89, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वी हैव सीन दैट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज़ गिवन बाय एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर्स। यहाँ पे हमने देखा कि नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड किया। चेक दैट दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द नंबर गिवन अबोव। चेक करना है कि ये जो नंबर ऊपर दिए गए हैं क्या ये ट्रू है। द नेक्स्ट नंबर इज़ 34 + 55 कितना आएगा 89। तो जहाँ पे ये जो आंसर आया हमारा ये ठीक है 89। अब नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इस सीक्वेंस के।
55 और 89 को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो 55 89, 9 और 5 14, 1 कैरी, 8 5 13 प्लस 1 14, कितना आया हमारे पास 144। इसके बाद में जब आप 144 में 89 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 4 13, 1 कैरी, 8 4 12 प्लस 1 13, 1 कैरी और 2। नेक्स्ट आया हमारे पास 233। उसके बाद में 233 में जब आप 144 ऐड करेंगे, 233 144 43773, ये आ गया आपके पास 377। और इसी तरीके से आप आगे की सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबोव, अगर आपको एक और नंबर लिखना हो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है उसमें, कैन यू टेल वेदर इट कैन बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर विदाउट एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर्स। तो क्या आप बता सकते हो कि जो आने वाला नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके नहीं देखना है। अब यहाँ पे एक छोटे सा देखोगे आप, पहला क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, फिर क्या है इवन नंबर है, फिर जब हमने एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया ऑड नंबर। फिर से हमारे पास एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया ऑड नंबर। इसके बाद में जब हमने 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आया इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद में फिर से हमारे पास क्या आ गया, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, ऐड किया तो 13 आया। फिर जब हमने 13 और 8 को ऐड किया, ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो अगेन हमारे पास एक ऑड नंबर आया। कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे ये सीक्वेंस को देखोगे तो सीक्वेंस क्या बनती है, फर्स्ट में जो हमारे पास है उस नंबर को यहाँ पे देखो ऑड आया, ठीक है। उसके बाद में क्या आया इवन आया, उसके बाद में ऑड, फिर से ऑड और फिर इवन नंबर आया। उसके बाद में फिर से ऑड, फिर ऑड आया, उसके बाद में फिर इवन नंबर आया, उसके बाद में ऑड, फिर से ऑड और फिर क्या आया इवन नंबर। इसका मतलब है 2 ऑड, ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है यहाँ पे 2 ऑड नंबर फिर इवन, 2 ऑड फिर इवन। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप देखोगे कि ये ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है, इसका मतलब जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है वो क्या होगा हमारे पास इवन नंबर, ठीक है। सीक्वेंस का पता चल गया। नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास 377 के बाद में वो क्या होगा इवन पेरिटी का होगा, समझ गए। अब है व्हाट इज़ द पेरिटी ऑफ ईच नंबर इन द सीक्वेंस। हर ये जो सीक्वेंस दी गई है उसमें हर नंबर की पेरिटी पूछी गई है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ पेरिटीज़, क्या आपने कोई सीक्वेंस नोट की यहाँ पे। तो अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वैसे तो समझा ही दिया है आपको, वैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि द पेरिटी ऑफ द सीक्वेंस, द पेरिटी ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे सबसे पहले क्या था 1 जो कि है एक ऑड नंबर, उसके बाद में आपके पास क्या है 2 जो कि है एक इवन नंबर, उसके बाद आपके पास आया 3 जो कि एक ऑड नंबर है, उसके बाद आया 5 ऑड नंबर, उसके बाद में 8 जो कि एक इवन नंबर है, 8 के बाद आपके पास आया 13, हर नंबर की पेरिटी पूछी है ना, तो यहाँ पे आया आपके पास ऑड, उसके बाद 21 जो कि ऑड है, उसके बाद में है 34 और 34 आपके पास इवन नंबर है, इसके बाद है 55 ऑड, उसके बाद 89 ऑड, उसके बाद है 144, ये क्या है आपके पास इवन, उसके बाद है 233 जो कि ऑड है, उसके बाद है आपके पास 377 जो कि क्या है ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। इस सीक्वेंस में
क्या पैटर्न आपको नज़र आया वो लिख देंगे। पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ पेरिटीज, पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ पेरिटीज, क्या आया यहाँ पे ये देख लेंगे हम। और ये फर्स्ट और सेकंड को अगर आप छोड़ दें तो यहाँ से हमें सीक्वेंस पता चल जाएगी। क्या सीक्वेंस है? ओड, ओड, इवन। इसका मतलब है क्या कह सकते हैं कि टू ओड नंबर्स आर followed by an even number। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है टुडे द विरहानके फिबोनाची नंबर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी मैथमेटिकल एंड आर्टिस्टिक थ्योरीज। आज के दिन में जो विरहानके फिबोनाची नंबर्स हैं वो कई मैथमेटिकल और आर्टिस्टिक थ्योरीज का बेस बनाते हैं। फ्रॉम पोइट्री टू ड्रामिंग, पोइट्री से लेके ड्रामिंग तक, टू विजुअल आर्ट्स टू आर्किटेक्चर टू साइंस, साइंस में विजुअल आर्ट्स से लेके आर्किटेक्चर तक। परहैप्स द मोस्ट स्टनिंग अकरेंस ऑफ दीज नंबर्स आर इन द नेचर। जो स्टनिंग जो इनका अकरेंस देखा जा सकता है वो आपको नेचर में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन अ डेजी इज़ जनरली अ विरहानका नंबर। जब आप डेजी के फ्लावर्स को देखेंगे तो इनकी ये जो पेटल्स हैं, ये जो पेटल्स है वो आपको विरहानका नंबर मिलेंगी काउंटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पे जो डेजी का फूल है इस पे 13 पेटल्स हैं, यहाँ पे 21 पेटल्स हैं और इसमें है आपके पास 34। देर आर मैनी अदर रिमार्केबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विरहानका फिबोनाची नंबर्स दैट वी विल सी लेटर। कुछ और रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ हैं इन नंबर्स की जो कि हम बाद में देखेंगे इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन अदर सब्जेक्ट्स। मैथ्स के साथ साथ में हम बाकी के सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे। दीज नंबर्स ट्रूली एग्जाम्पली द क्लोज कनेक्शंस बिटवीन आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये जो नंबर्स हैं इससे आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स में क्लोज कनेक्शन नज़र आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिजिट्स इन डिस्गाइज। चलो ये और कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे कल की क्लास में, या फिर इसी में कर देते हैं, टॉपिक ख़त्म करते हैं आज। डिजिट्स इन डिस्गाइज। यू हैव डन अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद नंबर्स। हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, ये हमने नंबर्स पे तो देखा था। हाउ अबाउट डूइंग द सेम विद लेटर्स। अगर इनको हम लेटर्स पे भी अप्लाई करें तो क्या देखेंगे। इन द कैलकुलेशंस बिलो डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। यहाँ पे डिजिट्स को लेटर्स से रिप्लेस किया गया है। ईच लेटर स्टैंड फॉर पर्टिकुलर डिजिट। यहाँ पे हर लेटर एक पर्टिकुलर डिजिट के लिए स्टैंड करेगा, मतलब हर लेटर के लिए एक पर्टिकुलर डिजिट होगी। यू हैव टू फिगर आउट विच डिजिट ईच लेटर स्टैंड फॉर। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो लेटर है उससे क्या डिजिट है उस लेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टी 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 दिया गया है, इसका मतलब है कि सेम डिजिट होगी तीनों की। और आंसर दिया गया है टी और यू, इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो जो यहाँ पे नंबर लेंगे वही नंबर नीचे है और उससे एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, हेयर वी हैव ए 1 डिजिट नंबर दैट व्हेन एडिड टू इटसेल्फ ट्वाइस गिव्स अ 2 डिजिट सम। एक नंबर है यहाँ पे, उसको जब उसने ट्वाइस ऐड किया तब हमारे पास एक 2 डिजिट का सम आया। द यूनिट डिजिट ऑफ द सम इज़ द सेम एज द सिंगल डिजिट बीइंग एडिड। जो ये जो यूनिट डिजिट है इस पे जो नंबर है वही यहाँ पे वो नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। जैसे मैंने यहाँ पे 4 यूज़ कर लिया टी की जगह, मैंने सोचा कि यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और आंसर में भी यहाँ 4 ही आना चाहिए। यहाँ पे कितना आया, 4 + 4 8 + 4 12, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब जो नंबर मैंने यूज़ किया वो नंबर मेरा गलत है। अब इसके बाद मुझे एक नंबर और यूज़ करके देखना होगा। मैंने यहाँ यूज़ किया 5 5 5।
जब आपने 5 को ऐड किया, 5 + 5 10 + 5 15, और यहाँ पे भी मेरा 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ठीक है। u की जगह 1 हो गया और t की जगह 5 हो गया। अब ये आंसर हमारा ठीक है। जो यहाँ पे नंबर है वही नंबर नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे है व्हाट कुड u एंड t बी, u और t क्या हो सकता है। कैन t बी 2, क्या t की जगह हम 2 रख सकते हैं। कैन इट बी 3, क्या ये 3 हो सकता है। यहाँ पे देखो, अगर आप t की जगह 3 रखोगे तो 3 2 6, ये 6 और 9, तो हम यहाँ पे 3 का यूज़ नहीं कर सकते। या फिर 2 का यूज़ करेंगे आप, 2 2 2, तो ये क्या हो गया, 2 4 6 बना। लेकिन हमारे पास 6 नहीं, हमें 2 की ही ज़रूरत है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास क्या है, t है। ठीक है, इसके बाद हमने t की जगह 5 का यूज़ कर लिया, तो आंसर हमारा कितना आया, 15। अब नेक्स्ट है, लेट अस लुक एट वन मोर एग्जाम्पल शोन ऑन द राइट। एक और एग्जाम्पल जो आपको राइट साइड दिखाया गया है। हेयर K2 मीन्स दैट द नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे K2 का मतलब हो गया कि ये 2 डिजिट का नंबर है, एक तो ये है, एक दूसरी ये है। ठीक है, यहाँ पे 1s प्लेस पे 2 है और 10s प्लेस पे K है। K2 इज एडिड टू इट सेल्फ टू गिव अ 3 डिजिट सम HMM। जब K2 को हमने 2 बार ऐड किया, K2 + K2, तो हमारे पास एक 3 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया HMM। व्हाट डिजिट शुड द लेटर M करस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे जो लेटर M है वो कौन से डिजिट को करस्पॉन्ड करेगा। बोथ द 10th प्लेस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द सम हैव द सेम डिजिट। ये देखो, यूनिट प्लेस 10th प्लेस दोनों ही क्या है, सेम है। इसका मतलब MM, यहाँ पे डिजिट भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है व्हाट अबाउट H के बारे में आप क्या कह सकते हो। कैन इट बी 2, क्या H 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे K2 यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका HMM। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 तो दे रखा है, 2 2 का मतलब M की वैल्यू क्या हो गई, 4। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया इसकी जगह। यहाँ पे 4 कैसे आएगा, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होगा जिसका एडिशन 4 हो, लेकिन जो एडिशन आए वो 2 डिजिट नंबर आए। मैं यहाँ पे 2 2 नहीं ले सकती, क्योंकि 2 2 का मतलब तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे H की वैल्यू नहीं आएगी फिर। ठीक है, इसलिए 2 2 करने पे 4 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको अगर हम ऐड करें तो 4 आ जाए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे 5 + 5 10, 6 + 6 12, तो 7 + 7 ऐड किया तो कितना आया, यूनिट डिजिट पे हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि K की जगह अगर मैं 7 7 रख दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 4, 7 + 7 14 1। तो H की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 1, और M की जगह क्या आ गया, 4। और जो आंसर बना हमारा HMM, उसकी वैल्यू आ गई 144। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे 2 और 3, H की जगह 2 और 3 नहीं आ सकता। ठीक है, 2 या 3 आएगा तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन K की जगह हम केवल एक सिंगल डिजिट ही नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H की जगह हम 2 और 3 का यूज़ नहीं कर सकते। H की जगह हमारे पास आएगा क्या, 1। नेक्स्ट है, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इंटरेस्टिंग एंड फन टू सोल्व। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है और सोल्व करने में आपको मज़ा आएगा। हेयर आर सम मोर क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्रिप्ट अर्थम्स कह सकते हैं या फिर अल्फ़ामेटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपको सिर्फ थोड़ा सा रीजनिंग है ये कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है y और नीचे लिखा है z और प्लस का साइन है, नीचे है ZOO। अब आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे कि यहाँ पे जो z है वो यहाँ पे भी आना चाहिए और y है। तो इसका मतलब है कि y
और जी एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ओ कोई नंबर आए। ओ 0 भी हो सकता है, ठीक है, ओ 1 भी हो सकता है, ओ 2 भी हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ y की जगह, ठीक है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको रीजनिंग ऐसे लगानी है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर तो फर्स्ट बार में ही क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे जी की जगह मैंने लिख दिया 2, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, 1 कैरी। लेकिन यहाँ पे 8 और 1 क्या हो गया 9, मेरी तो 3 डिजिट बनी ही नहीं। इसका मतलब 8 की जगह मुझे कुछ और नंबर लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 और जी की जगह रखूँ 2, तो क्या होगा 9 और 2 11, 1 कैरी, और ये हो गया 9 और 1 10। लेकिन यहाँ पे मेरा ये जो जी है या फिर ओ है तो इनकी जगह सेम तो नहीं आया। इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है फिर से गलत हो गया। अब 9 एज इट इज़ ले लेते हैं और जी की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस का साइन। 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 9 और 1 10। अब देखोगे ये जो जी है यहाँ पे भी जो जी है वो सेम है और ओ की जगह क्या है 0 0। तो हम क्या लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 9, हेयर y इज़ इक्वल टू 9, z इज़ इक्वल टू 1 एंड o इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, लेकिन सोल्व तो मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे ये है B5 3D, आंसर होगा आपका ED5। इसका मतलब है कि D आपके पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसको ऐड करने के बाद नीचे हमारे पास क्या आए 5, और यहाँ पे जो D होगा वो यहाँ पे भी होगा। क्लियर। B आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि आंसर में E है, तो E भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों को सेम रखना है। आपको इसी तरीके से डिजिट्स को रिपीट कर करके देखना है कि क्या आएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैंने B की जगह 7 लिया, 5 मेरे पास है, 3 है यहाँ पे, और D की जगह अगर मैं 0 लूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ गया, 7 + 3 कितना आ गया 10। तो D और D दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर B इज़ इक्वल टू 7, E इज़ इक्वल टू 1 एंड D इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास KP और आंसर आ रहा है हमारा PRR। तो यहाँ पे मैंने K की जगह अगर 6 ले लिया और P की जगह 1, तो 6 1 साइन लगा देंगे प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, 6 + 6 12। तो यहाँ पे देखो P1 है, यहाँ पे भी P1 है और यहाँ पे भी P1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेयर K इज़ इक्वल टू 6, P इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास C1 और C ऐड करेंगे प्लस, आंसर आएगा 1 F, ये है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस तरीके के नंबर्स लेंगे कि आपके पास आ जाए FF सेम आए और CC सेम आए। तो C की जगह अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ और यहाँ 1 है, तो ये भी हो गया हमारे पास 9। तो 9 और 1 क्या हो गया 10, 1 कैरी, 9 और 1 कितना हो गया 10, तो F भी सेम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेयर C इज़ इक्वल टू 9, F इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आपका टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। एक वीडियो और बनेगी इसमें जो कि आपके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको ठीक से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।